हेलो, मैं आतिश शाह आप लोगों के सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 9th 10th का चल रहा था हमारा, उसको आगे प्रोसीड करने की यहाँ से कोशिश की जा रही है। और सॉरी, हमारा कल वीडियोस नहीं आ पाया क्योंकि हमारे एग्ज़ाम कॉलेज में जो है वो हमारा सेमेस्टर एग्जामिनेशन चल रहा था, जिसके वजह से मैं आप लोगों के लिए जो वीडियोस बना रहा था वो नहीं बना सका। उसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहते हैं। आज हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो आज फिर से इस टॉपिक को प्रोसीड करने की कोशिश मेरे द्वारा किया जा रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ चुके थे। कोलिनियरिटी जो कंसेप्ट था उसके ऊपर भी हमने कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे, कंसेप्ट हमने देखा था। यहाँ से जो है सेक्शन फार्मूला हम पढ़ना चाहते हैं। हम सर्किल कंसेप्ट भी थोड़ा बहुत पढ़ लिए थे, क्लास 10th के लिए इनफ था हमारा। और अब जो है वो सेक्शन फार्मूला हम पढ़ना चाहते हैं। सेक्शन फार्मूला जो है वो बेसिकली इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है फॉर क्लास 9th में। इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस फार्मूला। तो इसीलिए सेक्शन फार्मूला को आप ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है स्ट्रेट लाइन, सर्किल और कॉनिक सेक्शन। तो ये जो क्लास 10th है उसमें ओनली एंड ओनली हम स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ते हैं। और 0.1% आप कह सकते हैं, या आप 0.5 to 10% कह सकते हैं कि हम सर्किल के बारे में पढ़ते हैं। और क्लास 10th में कॉनिक सेक्शन के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो आप आगे अगर मैथमेटिक्स लेंगे तो आप कोऑर्डिनेट को और अच्छे तरीके से फील करेंगे और आपका जो कॉन्फिडेंट होगा कोऑर्डिनेट्स में वो और ही बेहतर होगा। तो सबसे मेरा जो पहला क्वेश्चंस है कि आप लोग जब भी किसी भी टीचर्स से पढ़ें तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है उसमें आप भले ही क्वेश्चन को ट्विस्ट करके टीचर से नहीं पूछ सकते हैं, हो सकता है आप वो चीज़ ना सोच पाएँ, लेकिन आप इस चीज़ को अपने माइंड को समझा लें। बेसिकली क्या होता है कि माइंड जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड को आप इस तरीके से ट्रीट करें कि आप अपने टीचर से क्वेश्चन पूछने के लिए अपने आप को तैयार करें। तो आप सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा प्रिपरेशन करें। हाँ, तो सबसे मेरा ये जो पहला कंसेप्ट है कि किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ते हैं तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि वो कंसेप्ट या फिर वो क्वेश्चंस या वो चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न मेरा होना चाहिए किसी भी चीज़ को। आज हम कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे, तो हमारा प्रीवियस लेक्चर जो क्लास लेक्चर फर्स्ट था उसमें मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं, तो टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मेन जो कंसेप्ट है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पोजीशन या मैप में हम जानते हैं कि कहीं पे हमारा कुछ लोकेशन आने वाला है तो हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट्स। उसी प्रकार हम डिस्टेंस फार्मूला के लिए बताए थे कि डिस्टेंस फार्मूला क्यों पढ़ते हैं। हाँ, तो अब सेक्शन फार्मूला भी हम क्यों पढ़ते हैं, इसका भी मेरे पास आंसर है और इसका आंसर आप लोगों को कुछ ही क्षणों के बाद मिलेगा। तो आप ये चीज़ सीखें हमारे वीडियो से, हमारे तरीके से पढ़ाने से, कि आपको ऐसा बनना चाहिए कि आप अपने क्वेश्चन से अपने टीचर्स जो हैं वो उनसे आप क्वेश्चन एराइज कर पाएँ, पूछ पाएँ। कोई भी टॉपिक चल रहा है तो उनसे आप पूछें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये क्या है और इसको कैसे बताया जा सकता है, हाउ, वाई एंड व्हाट। मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वाई, व्हाट एंड वाई से शुरू होता है। आप किसी भी चीज़ को, जैसे और अभी जो सेक्शन फार्मूला हम पढ़ाने वाले हैं तो उसको हम क्यों पढ़ते हैं, पहला बात। दूसरी बात कि हम सेक्शन फार्मूला में क्या पढ़ते हैं, और तीसरी बात कि कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, ये तीन क्वेश्चंस जो है वो आपके माइंड में हर टॉपिक, हर चैप्टर, हर चीज़ को
पढ़ने के लिए ये क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर जैसे मान के चलिए आप इंजीनियरिंग करोगे उसमें पढ़ाया जाता है, जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए सी लैंग्वेज बताया जाता है, तो सबसे पहली बात क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ पाता है सी लैंग्वेज में। बेसिकली हम बिहारी जो होते हैं उनको कोडिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है जितना उनको मैथमेटिक्स में आता है, क्योंकि बचपन से उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मैथमेटिक्स को इनपुट की तरह लेता है और रिजल्ट में वो देखता है कि हमेशा जो हमारा आउटपुट है मतलब रिजल्ट में वो मैथमेटिक्स में बहुत बेहतर करते हैं, इसीलिए वो मैथमेटिक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं हमारे बिहारी। और कंप्यूटर वगैरह जो चीज़ है वो बेसिकली हमारे बिहार में बचपन से नहीं पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो इंटरेस्ट है वो नहीं जग पाता है। और जब हम कॉलेज में आते हैं तो हमारे जो प्रोफेसर्स होते हैं वो बेसिकली उतना बेसिक्स चीज़ या फिर आप कह सकते हैं कि पैशनेट टीचर नहीं होते, जिसकी वजह से बच्चों को इंटरेस्ट नहीं जगा पाते हैं। और सी लैंग्वेज या कोई भी DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो कंसेप्चुअल चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसपे ये जो वर्ल्ड है वो चल रहा है, फिर भी बच्चे को इंटरेस्ट इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि वो जो टीचर्स हैं वो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाते हैं। ये हमारा सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य है कि इस टाइप के भी टीचर्स बन जाते हैं। जो टीचर प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये बात बताई थी कि जो टीचर बाय चॉइस बनते हैं वो बेसिकली बेस्ट होते हैं, जो टीचर बाय मजबूरी बनते हैं उनको ये नहीं लगता है कि हमारे सामने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेरा बात समझ में आया या नहीं भी आया, लेकिन जो टीचर बाय चॉइस होते हैं वो हर छोटे छोटे चीज़ पे ही काम करना चाहते हैं और सारे बच्चे को के डाउट को वो क्लियर करने की अपनी तरफ से 100% लगाते हैं। तो खैर बिना आप लोगों को टाइम लिए मैं आप लोग को आंसर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले सेक्शन फार्मूला हम क्यों पढ़ते हैं। तो सेक्शन फार्मूला जो है बेसिकली वो अगर कॉमन सेंस से देखा जाए तो सेक्शन मीन्स होता है टुकड़ा। सेक्शन मीन्स होता है टुकड़ा। जैसे मान के चलिए आप किसी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो अगर आपका स्कूल्स अगर थोड़ा सा बड़ा होगा तो आपके क्लास का जो सेक्शन होगा वो 3 to 4 सेक्शंस में डिवाइड किए जाते हैं। आप देखते होंगे बेसिकली सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी ऐसे होते हैं। वो एक क्लास के बच्चे को कंट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्ट वाइज करके, ताकि एक बच्चा का लिमिट हो एक सेक्शन में, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला मीन्स क्या होता है, एक टुकड़ा। जैसे आपके क्लास का एक टुकड़ा है, सेक्शन सी एक टुकड़ा है, तो कॉमन सेंस ये चीज़ अगर देखा जाए तो सेक्शन मीन्स होता है टुकड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ टुकड़ा के बारे में हमको पढ़ना है ना, कुछ टुकड़ा के बारे में पढ़ना है। अब ये हो गया कॉमन सेंस। दूसरी बारे में अगर हम बात करें मैथमेटिकली, तो क्या होता है कि जैसे मान के चलिए मैथमेटिकली अगर हम बात करते हैं सेक्शन का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ से अभी जैसे सपोज कीजिए कि अभी हम कोलकाता में हैं, ठीक है। कोलकाता से मान के चलिए सपोज कीजिए कि हमको दिल्ली जाना है, ठीक है। सपोज कीजिए अगर कोलकाता से दिल्ली जाना है तो कोलकाता से दिल्ली की डिस्टेंस मान के अभी हम कंसीडर कर रहे हैं, मान के चलिए 1500 किलोमीटर है, ठीक है। हमारा एक दोस्त है जिसका घर सपोज कीजिए कि बिहार में है, वो कह रहे हैं कि तुम दिल्ली आ जाओ फिर हम यहाँ से चलेंगे, वो कह रहे हैं कि तुम बिहार आ जाओ फिर हम दोनों बिहार से जो है वो दिल्ली चलेंगे, ठीक है। तो अगर हमसे पूछे कि इसका सेक्शन क्या कंसेप्ट है, मैथमेटिकली इसमें सेक्शन क्या दिख रहा है, तो हम देख रहे हैं कि जाना कहाँ था, कोलकाता से दिल्ली। तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम कोलकाता से बिहार जा रहे हैं और बिहार से हम दिल्ली जा रहे हैं। तो हम ऐसे मैथमेटिकली बात कर सकते हैं कि अभी हम थे कहाँ, कोलकाता में, जाना कहाँ है, दिल्ली, और बीच में बिहार भी जाना है, क्योंकि वो दोस्त जो है वो ये कह रहे हैं कि आप आइए फिर हम दोनों साथ में दिल्ली चलेंगे, ठीक है। तो कोलकाता से दिल्ली का डिस्टेंस हमारा कितना था, 1500। तो हम मान के चल रहे हैं यहाँ से जो डिस्टेंस है ABC से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोलकाता कैसे होना चाहिए, खैर हम ABC से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कोई चीज़ से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमारा कोलकाता से दिल्ली का डिस्टेंस मान के चलते हैं कि 1500 किलोमीटर था।
और मान के चलिए कि कोलकाता से बिहार का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेट हम मान के चलते हैं कि 600 किलोमीटर है, ठीक है। तो हम कितने क्या देखा कि यहाँ से जो है 600 किलोमीटर बी तक जाने में हमने कवर कर लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कोलकाता से दिल्ली जाने में भाया बिहार ध्यान दीजिएगा, भाया बिहार का मतलब होता है कि हम बिहार के थ्रू जा रहे हैं। भाया का शब्द का मतलब होता है भाया, VIA आप कह सकते हैं भाया। आप कभी अगर बस में चढ़े होंगे तो भाया कहते हैं, मतलब भाया रहिका, भाया मधुबनी। जो बिहार से बेसिकली बच्चे होंगे मधुबनी जिला से, वो इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा कंसेप्ट जो है वो देख रहे होंगे, उनका कंसेप्ट इस चीज़ से विजुअलाइज होता होगा कि रहिका, भाया रहिका और भाया मधुबनी, ऐसा रियली होता है। हाँ, तो खैर भाया शब्द का मतलब होता है कोलकाता टू दिल्ली, ठीक है। कोलकाता टू दिल्ली अगर भाया बिहार जा रहे हैं हम, तो हम कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस अगर 1500 किलोमीटर है तो हमने 600 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है। तो बिहार से जो दिल्ली होगा वो डिस्टेंस 900 किलोमीटर होगा। क्यों? हमने क्या देखा, टोटल था 1500, फिर हमने फर्स्ट पार्ट में 600 का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर चुका था, और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट था उसमें 900 किलोमीटर हमने ट्रेवल करा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब आप कोलकाता से बिहार जा रहे थे, जब आपसे ये पूछा जाए कि आप कोलकाता से आप बिहार गए, तो आपने टोटल डिस्टेंस का कितना पार्ट जो है वो कवर कर चुका है, ठीक है। तो ऐसे अगर समझे कि जैसे मान के चलिए कि अभी ये पार्ट को हम क्या करें, टोटल पार्ट्स अपॉन दिस पार्ट, तो टोटल पार्ट्स हमारा कितना था 1500 अपॉन 600, 0 कैंसिल आउट, 2y5। इसका मतलब कि 5 में से 2 पार्ट, ठीक है, हमने क्या किया, कवर कर चुका है। तो इसका मतलब 2/5, ये जो आ रहा है 2/5, इसी को हम कहते हैं रेशियो। इसी को क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। जैसे 2/5 आया, वो क्या है, हमारा रेशियो है। तो बेसिकली हम ये पूछ सकते हैं आपसे, या फिर बता सकते हैं, ये जो पॉइंट था बी, वो AC को किस पार्ट में डिवाइड कर सकता है या किस पार्ट में डिवाइड करता है। हम कह सकते हैं 600 अपॉन 900। क्यों? ये था हमारा 600, ये था हमारा 900, तो 600 अपॉन 900, 0 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसका मतलब 2/3। तो हम कह सकते हैं कि जो बी पॉइंट था हमारा, वो कोलकाता, बिहार और दिल्ली में इस पार्ट को और इस पार्ट को 2/3 के रेशियो में जो है वो डिवाइड करता है। क्या करता है? डिवाइड करता है। तो ये हो गया हमारा विदाउट यूज ऑफ कोऑर्डिनेट बट मैथमेटिक्स के कंसेप्ट से, मैथमेटिकल व्यू, ठीक है। अब अगर हम पूछें आपसे कि इसी चीज़ को हम कोऑर्डिनेट से कैसे बताएं, अगर हमसे ये पूछा जाए कि इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम्स को कोऑर्डिनेट से कैसे बताया जाए, तो इसी चीज़ को हम कोऑर्डिनेट से जो पढ़ते हैं उसमें हम सेक्शन फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, और सेक्शन फॉर्मूला के कंसेप्ट से जो है वो हमारा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्यों पढ़ते हैं, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन फॉर्मूला हमें इस बात की जानकारी देती है कि जो हमारा उस लाइन पे बीच में या उस लाइन के बाहर जो पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, इसी चीज़ के बारे में सेक्शन फॉर्मूला बताता है, और इसलिए हम सेक्शन फॉर्मूला को पढ़ते हैं, ठीक है। तो y का आंसर आ गया। व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला, उसका आंसर अब हम देने जा रहे हैं। क्या था, y का आंसर आ चुका है। व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला, इसका आंसर देना है। तो हम क्या कहेंगे कि जैसे मान के चलिए ये A है, सपोज कीजिए ये हमारा C है,
इस AC के बीच में कोई भी एक पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं, आप कोई भी लेटर ले सकते हैं, हाँ एक्सेप्ट A और C, क्योंकि A और C को हम ले लिए हैं तो इसलिए हम A और C को नहीं लेंगे, तो हम A डैश ले सकते हैं, फिर C डैश ले सकते हैं, ताकि हमारा जो माइंड में वो कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। तो हम कंसिडर कर लेते हैं B से, क्योंकि B जो है वो हमारा बहुत ही दिल के करीब है, इसलिए ये जो B लेटर है वो B को हमने यहाँ पे कंसिडर करा। तो B जो है उसका भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, A के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे और C के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट्स को हमने कंसिडर करा x1, y1, C के कोऑर्डिनेट्स को हमने कंसिडर करा x2, y2, और चूंकि B का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, जब हम आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला में मिड पॉइंट कंसेप्ट बताए थे, तो आप लोगों को शायद याद होना चाहिए कि हमारा क्या था, A के कोऑर्डिनेट्स थे x1, x2 और x1, y1, एंड B के कोऑर्डिनेट्स जो एंडिंग पॉइंट थे उस लाइन के, उसका था x2, y2, ठीक है। तो जो हमारा मिड पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x, y कंसीडर करा था, सेम एज इट इज इसको हम x, y कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम x, y अगर पढ़ लें, ठीक है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये AB और BC में किस रेशियो में डिवाइड। तो चूंकि अभी रेशियो के बारे में हमको कुछ नहीं पता है, तो हम ऐसा मान सकते हैं ये जो रेशियो होगा वो किसी कांस्टेंट या फिर वेरिएबल के टर्म होंगे। तो बेसिकली क्या है कि कांस्टेंट अभी हम नहीं ले सकते हैं। क्यों? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। देखिए, कांस्टेंट और वेरिएबल दो शब्द हैं मैथमेटिक्स के। कांस्टेंट की मतलब होती है एक जैसा, मतलब कांस्टेंट मीन्स होता है जिसका वैल्यूज कभी नहीं चेंज हो रहा है। जैसे अगर आप देखोगे मैथमेटिक्स में जानते होंगे कि पाई का जो वैल्यू है तो जनरली हम 3.14 लेते हैं या फिर आप 22/7 लेते हैं, है ना। हम पाई का वैल्यू क्या लेते हैं 3.17 या फिर 22/7, ठीक है। ये जो है पाई जिसका वैल्यू हम लेते हैं, अगर आपसे यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे कि क्या पाई का जो ये वैल्यू है वो एग्जैक्ट है क्या, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो इस क्वेश्चंस को आप सोचें कि पाई का जो वैल्यू हम लेते हैं 22/7 3.14, ये एग्जैक्ट वैल्यू है पाई का या फिर ये उसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो बेसिकली क्या है कि जब हम पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स तो हमारे माइंड में जो भी कंसेप्ट आता है कि बता देना चाहिए, उस सारे कंसेप्ट्स को हम बताना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि ये चीज़ भी आपके लिए क्वेश्चंस है, आप इस चीज़ को पूछें, मतलब आप इस क्वेश्चंस को सोचें कि क्या अगर पता नहीं है आपको कि पाई का वैल्यूज़ जो हम लेते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू है या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो आप इस वीडियो से सीख लें कि जो पाई का वैल्यू हम लेते हैं 3.14 या 22/7 वो एग्जैक्ट वैल्यू ना होके वो जो है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है पाई का, ठीक है। तो ये ज्ञान आप लोगों को यहाँ से अर्जित हो चुका है, हम ऐसा मान सकते हैं। सेकंड ज्ञान ये है आपका कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। कांस्टेंट अभी ये चीज़ बता रहे थे कि जब हम कोई भी क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के सॉल्व करेंगे तो उसके पाई के जगह पे वैल्यू जो है वो इसी को डालेंगे। इसका मतलब पाई जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है या कांस्टेंट टर्म है, हम ऐसा कह सकते हैं। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं वेरी करना। वेरी मीन्स क्या होता है, बेसिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में उसका वैल्यूज में चेंजिंग आना। जैसे मान के चलिए, सपोज कीजिए कि अभी अगर हम कांस्टेंट और वेरिएबल को ऐसे रिलेट करें, जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए कांस्टेंट क्या होता है कि अगर मान के चलिए कि आपके पेरेंट्स जो है वो आपको अगर पैसा अभी नहीं दे पा रहे हैं कोई प्रॉब्लम्स की वजह से, तो आपके दिल में उनका जो प्यार है वो वही होता है जो प्यार आज से 10 साल बाद वो कितना भी आप उनको पैसा दे दें या वो आपको अगले नेक्स्ट मंथ में इस मंथ का भी पैसा दे दें, आपका जो प्यार है अपने पेरेंट्स के लिए वो कांस्टेंट होना चाहिए और कांस्टेंट ही होता है जनरली। हाँ, तो और अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल क्या होता है, आप जैसे जैसे लाइफ में
आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे बेसिकली कि आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते जाएंगे। तो वो होते हैं वेरिएबल्स। हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स आर वेरिएबल एंड पेरेंट्स आर कांस्टेंट। इस वीडियो से ये चीज़ ऐसा हम मान सकते हैं कि ये भी आप लोगों को कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो खैर कांस्टेंट वेरिएबल हम पाई के बारे में सीख गए हैं। अब हम क्या देखना चाहते हैं, हम इसको x, y अगर मान ले तो अभी फिलहाल क्या है कि हमको इसके पार्ट्स के बारे में नहीं पता है, तो हम कांस्टेंट नहीं मान सकते। जैसे ऐसा तो नहीं है कि हर टाइम्स जो अभी हम निकाले थे 2/3 वो 2/3 ही होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है वैल्यू, है ना। तो अगर कुछ भी वैल्यूज होंगे, अच्छा आपके माइंड में ये भी कंफ्यूजन आना चाहिए कि सर, या आप जो बोले गुरुजी वो जो वैल्यूज होगा, रेशियो का जो वैल्यूज होगा वो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। आपके माइंड में ये कंट्राडिक्शन या क्वेश्चंस आने चाहिए कि वो जो रेशियो होंगे वो पॉजिटिव होंगे या फिर निगेटिव होंगे। ये अच्छा क्वेश्चंस है। तो पॉजिटिव वैल्यूज जनरली तब होते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू अगर आप क्या रहे हैं, इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो उस लाइन को इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरनली मतलब होता है अंतरीय, मतलब उसके अंदर ही कहीं पॉइंट है। अगर कोई ए बी ये पॉइंट है, मान के चलिए लाइन है, तो इसका मतलब अगर हमारा जो रेशियो है वो अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब एक ही मतलब है कि ये ए बी के बीच ही कहीं वो पॉइंट होगा, ए बी के बीच ही कहीं पॉइंट होगा। और अगर मान के चले रेशियो अगर निगेटिव आया, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो जो पॉइंट है, जो पॉइंट लाइज कर रहा है उस लाइन पे, इस ए बी पे, अगर उसका वैल्यू निगेटिव आया रेशियो का, तो इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट इस दोनों के बीच नहीं है, बल्कि या तो इधर है या तो इधर। इसका मतलब बाहर है उस लाइन के, उसको हम एक्सटर्नली इंटरसेक्शन कहते हैं। तो खैर इंटरनली जो इंटरसेक्शन है वो हमारे क्लास 10th में है, और जहाँ तक हम इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि एक्सटर्नली जो इंटरसेक्ट है उसका कंसेप्ट आपको क्लास 11th में बताए जाते हैं जब आप कोऑर्डिनेट करोगे। लेकिन हमारा वीडियोस का यही मकसद होता है कि अगर कुछ चीज़ अगर आगे की भी अगर यहाँ बता दिए जाए तो आपको अच्छा क्लैरिटी हो जाएगा, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ो तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि उस वीडियोस में कुछ अच्छा क्वालिटी और कहीं दूसरी जगह से कुछ तो एक्स्ट्रा ज़रूर मिलने को ऐसा फील हो रहा था। तो खैर हम आपको दोनों ही कंसेप्ट अभी क्लास 9th 10th ही बच्चों के लिए हम बता देंगे, क्या होता है इंटरनली कंसेप्ट, क्या होता है एक्सटर्नली। खैर अभी इतना तो पता चल गया होगा कि पॉजिटिव वैल्यू अगर आया वो इंटरनली इंटरसेक्ट करेगा, और अगर वैल्यूज़ निगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि वो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करा। तो आपको अगर सपोज कीजिए कोई रेशियो निकाल रहे हैं और अगर निगेटिव आया तो आपको टिक क्या मारना है, अगर एक्सटर्नली इसका मतलब निगेटिव वैल्यूज वाले अगर एक ही ऑप्शन है और 3 पॉजिटिव वाले हैं तो आप आंख मूंद के टिक मार सकते हैं, कौन सा? निगेटिव वाला। इंटरनली होगा तो आपको हमेशा पॉजिटिव मारना होगा टिक, इस बात को भी ध्यान में रख लें। तो क्या होता है आपके माइंड में ये भी कंफ्यूजन आना चाहिए कि सर ऐसा तो नहीं है कि नंबर्स जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए और केवल निगेटिव होने चाहिए, सर जीरो भी तो हो सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सर जीरो भी तो हो सकते हैं। तो आप देखो जीरो कब पॉसिबल है। अगर हम आपसे पूछें कि P/Q इक्वल टू 0, है ना, अगर हम आपसे पूछें कि P/Q इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है? मेरा जो वीडियो है वो आपको केवल क्लास 9th और 10th का ही चीज़ नहीं बताएगा, ये आपको हायर स्टडी के लिए भी बहुत इंटरेस्ट जगाएगा, ताकि आप मैथमेटिक्स लो और इस चीज़ को पढ़ो। अगर आपका माइंड अगर चाहता है कि मेरा माइंड जो है उसको शार्प करना है तो आप मैथमेटिक्स चूज करें। खैर P/Q इक्वल टू अगर 0 है, मतलब सबसे पहली बात रेशियो क्या क्या पॉसिबल है, पॉजिटिव निगेटिव। कोई कह रहा है कि सर 0 क्यों नहीं होगा, तो सुनिएगा मेरा बात थोड़ा ध्यान से। अगर P/Q 0 होगा, अगर P/Q इक्वल टू 0 होगा तो क्या क्या 0 हो सकता है? सुनिए, इसका मतलब ये है कि ये जो P है उसको 0 होना पड़ेगा। अगर P/Q 0 है, अगर P/Q 0 है, इसका मतलब P को 0 होना पड़ेगा। अगर Q 0 आ जाएगा, अगर Q 0 आएगा तो क्या होगा? P/Q है, रिजल्ट आउटपुट क्या हमारा 0। अगर Q 0 आ गया, अगर Q इक्वल टू 0 आ गया तो आप
के टीचर्स आपको शायद बताए होंगे या नहीं बताए होंगे, तो फिर आप यहाँ से सीख सकते हैं कि q इक्वल टू अगर 0 है तो इसका मतलब इसको कहते हैं नमरेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। फिर नमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर हमारा अगर 0 है तो फाइनाइट अपॉन 0, फाइनाइट मतलब खैर ये तो थोड़ा कंसेप्ट है, अच्छा मतलब क्या होता है फाइनाइट इनफाइनाइट, खैर हम जिक्र करेंगे जरूर, क्योंकि बाकियों टीचर के कंपेयर में यहाँ बेस्ट कंटेंट बस डिलीवर करने का ये हमारा मकसद है। तो फाइनाइट अपॉन हमने क्या कहा, फाइनाइट शब्द हमने यूज किया, फाइनाइट अपॉन 0। फाइनाइट शब्द का मतलब क्या होता है कि फाइनाइट वैल्यूज मतलब होते हैं जिस वैल्यूज को हम काउंट कर सकें। बेसिकली क्या होता है, जिस वैल्यूज को हम काउंट कर सकें उस वैल्यूज को कहते हैं फाइनाइट, और जिस वैल्यूज को हम काउंट ना कर सके उसको कहते हैं इनफाइनाइट। जैसे बेसिकली आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके लाइफ में कितने नंबर ऑफ दोस्त बने हैं, तो आप हो सकता है कि अगर कुछ ही चुनिंदा दोस्त बनाए होंगे अपनी लाइफ में, तो आप कह सकते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ दोस्त थे वो फाइनाइट थे। लेकिन अगर आपसे सिंपली अगर ये पूछ दिया जाए कि आपके सर में कितना बाल है, तो आप शायद ही काउंट कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हमारे सर में जो है वो इनफाइनाइट हेयर है, ठीक है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो हमने क्या कहा, फाइनाइट अपॉन 0, तो फाइनाइट अपॉन 0 जब भी होता है, फाइनाइट अपॉन 0 ध्यान दीजिएगा, फाइनाइट अपॉन 0 तो वैल्यूज नॉट डिफाइंड होता है, जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। क्या होता है, फाइनाइट अपॉन 0 इक्वल टू क्या होता है, फाइनाइट अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। तो हम यहाँ से अगर कोशिश करें कि फाइनाइट अपॉन, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो इन्फिनिटी इक्वल टू क्या आएगा हमारा 0। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हम कहाँ थे कि अगर रेशियो 0 आ रहा है, तो रेशियो 0 कब आएगा, वो ध्यान से सुनिएगा, या तो उसका नंबरेटर 0 होना होगा, या तो नंबरेटर 0 होना होगा, या फिर उसका जो डेनोमिनेटर था, जो हमारा डेनोमिनेटर था वो क्या होना चाहिए, जो हमारा डेनोमिनेटर था उसको इन्फिनिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, है ना। तो इन्फिनिटी कब आएगा, इन्फिनिटी कब आएगा, जब ऐसा होगा कि हमारा मान के चलिए कि ये बी हमारा लाइन थे जिसका लेंथ जो है हमें पता ही नहीं है, वो लेंथ जो है वो हमें पता ही नहीं है, तो वो लाइन को हम इन्फिनिटी अगर मान लें, उस लाइन के लेंथ को अगर हम इन्फिनिटी मान लें, तब जाके ये पॉसिबल्स हैं। खैर इतना ज़्यादा डीपली इस चीज़ को नहीं जानना है, नहीं तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने लगे। तो खैर इतना बस सोचना है कि 0 वैल्यूज़ हैं वो अगर होंगे तो क्या होगा, जो पॉइंट जो है वो यहाँ पे होगा, मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो या तो यहीं हो रहा है या तो फिर यहाँ हो रहा है, उसी केस में पॉसिबल है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब पॉजिटिव वैल्यू आएंगे, जब पॉजिटिव वैल्यू आ रहे हैं तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो किसी ए बी के बीच में होंगे। ए बी अभी हम जनरली कंसिडर कर रहे हैं, तो ए बी के बीच होंगे। जब निगेटिव वैल्यूज आ रहे हैं तो वो कहीं बाहर हैं ए बी के, और जब 0 अगर आ रहा है तो इसका मतलब ए बी का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कॉन्साइड करेगा आइदर ए पे आइदर बी पे। बस इतना सा आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो खैर अभी और है कंसेप्ट, आप देखोगे आगे क्लास में जब जाओगे, ये इंटरेस्ट जगाने का मेरा एक तरीका है, इसलिए आपको बता दिया जा रहा है मेरे थ्रू कि फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये सब कंसेप्ट आप पढ़ोगे जब हायर स्टडी करोगे, जब आप मैथमेटिक्स को आगे पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का होता है। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे मैथमेटिक्स में। तो हमारा जो जैसे अब हम क्या पढ़ रहे थे, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फॉर्मूला क्या है, तो उसके लिए हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। जैसे तो हम थे यहाँ पे, ये ए है, ये बी है, इसको हमने सी कंसीडर करा था और इसको हमने बी कंसीडर करा था। इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x1, y1, इसको हमने जनरल x, y, इसको हमने x2, y2 कंसीडर किया था, ठीक है। तो क्या है, अभी रेशियो के बारे में नहीं पता है तो हम उस रेशियो को क्या मान सकते हैं, वेरिएबल मान सकते हैं, ना कि कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि हर
वैल्यूज यहाँ भी हो सकता है बी, 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 यहाँ भी हो सकता है बी। और खैर अभी जो हम कर रहे हैं वो इंटरनल इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। इंटरनल इंटरसेक्शन, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो इंटरनल इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि जो हमारा क्लास 10th का फर्स्ट सिलेबस है उस सिलेबस को पहले कवर करते हैं, उसके बाद हम कुछ हायर चीज़ भी पढ़ लेंगे। तो खैर तो बेसिकली क्या है कि ए और सी के बीच में ही ये पॉइंट होगा बी। यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ भी हो सकता है। अगर आपसे ये पूछा जाए, हर कंसेप्ट पे क्वेश्चंस उठ सकते हैं। मतलब टीचर्स अगर आपके अच्छे होंगे तो वो कभी भी मैथमेटिक्स के टीचर को गुस्सा नहीं आना चाहिए जब बच्चे जो हैं वो क्वेश्चंस पूछे। तो आप ये पूछ सकते हैं कि सर कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज हैं बी के फॉर द इंटरनल इंटरसेक्शन के लिए। तो हमारा आंसर होना चाहिए इनफिनाइट वैल्यूज। हम क्या बोलेंगे? इनफिनाइट वैल्यूज हो सकते हैं बी का फॉर द इंटरनल इंटरसेक्शन के लिए। मतलब हर कंसेप्ट को पढ़ने के बाद आपके माइंड में हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आना चाहिए। आपके माइंड में कुछ भी उलूल जुलूल अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपके सामने जो टीचर हैं उनसे आप पूछना चाहिए। अगर आप नहीं पूछ रहे हैं या तो गलती आपका है या तो फिर टीचर्स का है, लेकिन उसका जिम्मेदारी जो है वो आपको देना होगा। मतलब आप उसके जिम्मेदार हैं। अगर आपके टीचर्स ऐसे हैं जिनसे आप कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो आपको नहीं बता पा रहे हैं या फिर आपको डांट के बैठा देते हैं या फिर आपको टाल देते हैं। टाल देना मतलब आपको ये कह देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ठीक है, तुम मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है और बेसिकली वो आपको बैठा दिए कि मतलब ऐसा है कि ऐसा है। मतलब समझ गए होंगे आप हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम किसी भी टीचर्स का जो है वो नहीं उनका ड्रॉबैक को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो अगर ऐसा कह रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं वो टीचर ही गलत है। सीधी सी बात है, इसमें कोई वो नहीं है। वो टीचर जो है वो जिनसे आप पढ़ रहे हैं वो अच्छे नहीं है, इसलिए वो आपको ऐसा बात कर रहे हैं। अगर अच्छे टीचर होंगे, पैशनेट टीचर और अच्छे नॉलेज के, वो आपको हर चीज़ बताएंगे। खैर तो आइएगा इस पॉइंट पे आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर वो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज कितने हो सकते हैं। तो हमारा आंसर होना चाहिए इनफाइनाइट वैल्यूज विल बी पॉसिबल। इनफाइनाइट वैल्यूज आर पॉसिबल या विल पॉसिबल, होगा या फिर है, तो आर पॉसिबल फॉर द इंटरनल बाइसेक्शन। ठीक है, तो बी का सबसे पहली बात अगर आपसे पूछे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, तो कितने कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई इसका कुछ भी हो सकता है। तो इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी ये। अच्छा, और एक चीज़ हम स्टार्टिंग में आपसे रेंज के बारे में भी बात किए थे। रेंज क्या होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपसे पूछे इसका मिनिमम वैल्यूज रेंज का मतलब फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स, आपसे अगर ये सब पूछे फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स तो आप बोलोगे इन्फिनिटी। लेकिन आपसे ये पूछ दिया जाए कि जो इंटरनल इंटरसेक्शन हो रहा है उसका रेंज क्या है वैल्यूज का, तो हम कह सकते हैं, आपको आना चाहिए आंसर। अब सोचिए इस चीज़ को 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके कि क्या होने चाहिए इसके रेंज, मतलब कि इसका जो वैल्यूज़ है, मतलब बी के वैल्यूज़ वो कितना से कितना हो सकते हैं। इंटरनल बाइसेक्शन, इंटरनल इंटरसेक्शन के लिए कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 1 से इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि सुनिएगा 1 से इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि या तो एक पॉइंट्स होंगे, मतलब इन्फिनिटी का मतलब है हमारा पॉइंट्स तो खैर एक होंगे, मतलब पॉसिबल वैल्यू से अगर हम देखा जाए तो रेंज जो है वो या तो इसके जो बी के पॉसिबल वैल्यू है या तो एक होंगे, वो कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, इसके बीच में। लेकिन कितने हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, अभी हम एक्स और वाई के बारे में वो जिक्र नहीं कर रहे, मतलब कितने पॉसिबल वैल्यूज है रेंज के बारे में हम पूछ रहे हैं। तो एक पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट से होगा एक ही पॉइंट्स, होगा एक ही पॉइंट्स, लेकिन कहीं भी हो सकता है। तो हमारा पॉसिबल वैल्यूज कितने आ रहे हैं बी के? इन्फिनिटी। तो हम कह सकते हैं 1 टू इन्फिनिटी, मतलब पॉसिबल वैल्यूज हैं, पॉसिबल वैल्यूज। आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके माइंड में नहीं आना चाहिए कि सर या तो अगर बी यहाँ पे है या फिर बी पे है तो वैल्यूज तो एक ही है। आपके माइंड में हो सकता है ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो कि बी यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है या फिर यहाँ पे। इसका मतलब सर हर केस में वैल्यूज जो है वो तो एक ही आ रहे हैं,
तो इसका मतलब सर इसका रेंज जो है 1 से 1 ही होना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं लेकिन एक ही होगा, तो आप कह सकते हैं रेंज 1 होगा। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से सोचिए तो आपको लगेगा कि एक वैल्यूज़ हैं नो डाउट, लेकिन वो वैल्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं, वो वैल्यूज़ कहीं भी हो सकते हैं। मिनिमम वैल्यू मतलब 1 होंगे, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम जो वैल्यूज़ हैं वो इस बीच में हम इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो ये आपका रेंज आ जाएगा मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। खैर ये जो कंसेप्ट है वो आपको अभी ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ हम दे दिए यहाँ पे। तो खैर अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको बाइकट कर सकते हैं, अगर समझ में आ रहा तो और अच्छा बात है। तो हम क्या देखें x, y, इसको मान रहे हैं कि इसका जो रेशियो है वो m, n है। आप पूछ सकते हैं फिर कि सर इसको m, n आपने क्यों रखा? तो बेसिकली मेरा ये मकसद है m, n को कन्वर्ट करने में, ताकि जब हम डिराइव करेंगे इस फॉर्मूला को तो m, n लेके कंसीडर करके मान लेंगे, ताकि क्या होगा कि ताकि नहीं, ताकि इसलिए कि जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे मैथमेटिक्स के बुक से उस सारे क्वेश्चंस में m और n के रेशियो में दिया होता है, ठीक है। तो हम इसलिए m, n रेशियो में जनरली कंसीडर करके चल रहे हैं। समझ में आ गया होगा? तो इसलिए मैंने m, n रेशियो में डिवाइड किया, मतलब ए बी का जो टुकड़ा है उसको m मतलब सेक्शन m है और ये सेक्शन हमारा n है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, mx2 क्या होता है, आपको ये m लेना है, उसको अगला वाला से उसका राइट साइड वाले से मल्टीप्लाई करना है x2 वाला से, ठीक है। तो mx2 प्लस इसको लेना है और इसके पीछे मतलब लेफ्ट साइड वाले के x वाले से मल्टीप्लाई करना है टू फाइंड द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n क्या है हमारा वैल्यूज, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। m प्लस n मतलब जो सेक्शन m है प्लस सेक्शन n है, उस दोनों को जो ऐड करके वैल्यूज आएगा उसको यहाँ रखना है। ये हमारा है x कोऑर्डिनेट्स के लिए, ये हमारा x कोऑर्डिनेट्स के लिए 4 पॉइंट b के लिए, ठीक है। तो आप इसको mx2 प्लस nx1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, पहले हम nx1 को लिखें, फिर हम mx2 को लिखें, n प्लस m लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये फॉर्मूला अलग है और ये फॉर्मूला अलग है। क्यों? क्योंकि जब आप देखोगे 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू मान के चलिए 2, आप रिजल्ट क्या देख रहे हैं 20 प्लस 6 दैट इज 26। जब आप इसमें भी डालोगे तो आप देखो 5 इंटू सॉरी आप यहाँ से इस चीज़ को कनेक्ट कर लो, क्या रहा हमारा, क्या था mx2 यहाँ है और यहाँ है हमारा mx2, इसका मतलब इसके वैल्यूज की जगह पे यहाँ आना चाहिए, इसका मतलब 6, और जो हमारा यहाँ पे nx1 का वैल्यू था वो यहाँ आना चाहिए, इसका मतलब कह सकते हैं 20। तो यहाँ से वैल्यूज हमारा क्या आना चाहिए 26। तो दोनों वैल्यूज क्या है सेम है और ये जो हमारा फॉर्मूला है वो दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो हम ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए मैथमेटिक्स में। अगर आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन सही होने का वो बहुत ज़्यादा होगा। मैथमेटिक्स में ये बहुत बड़ा रोल खेलता है कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो बेशक आपका जो क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होगा उस बच्चे के कंपेयर में जिनका कंसेप्ट आपसे कम क्लियर है। तो मेरा मकसद होता है बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होना, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो खैर ये आपको किसी बुक्स में ऐसे नहीं मिलेंगे, इतना जहाँ तक हमको ज्ञान है वो पता है कि आप किसी भी बुक्स आप रैंडमली अगर पढ़ लें तो आपको ऐसा कंसेप्ट नहीं मिलेगा। तो कोऑर्डिनेट्स b के जो निकाले थे x कोऑर्डिनेट उसका फॉर्मूला बता दिए थे। अब y कोऑर्डिनेट्स जो होंगे उसका क्या होता है m, जैसे वहाँ था x2 वैसे हम लेंगे y2, मतलब m को रखेंगे पहले, उसके अगले मतलब राइट साइड वाले x2 को मल्टीप्लाई न करके हम क्या करेंगे my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं आप कॉमन चीज़, क्या ऐसा कॉमन वैल्यूज दिख रहा है जब आप x कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हो, जब y कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हो तो आप कुछ वैल्यूज जो है वो कॉमन देख रहे हैं, वो वैल्यूज है m प्लस n। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हेन यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इन द इंटरनल इंटरसेक्शन फॉर्मूला इन व्हाट विल बी द कॉमन इन देयर फॉर्मूलाज, है ना। तो आपका आंसर ऑप्शन दे देंगे, जैसे मान के लिए mx2 प्लस nx1, हाँ,
और उसमें आपको ऑप्शन में ऐड कर लेंगे m+n, मतलब ऐसे। फिर एक होगा ऐसा ऑप्शन जिसमें m+n ओनली है, फिर दूसरे दे देंगे my2 प्लस ny1 m+n और नन ऑफ दिस। तो आपको हमेशा टिक क्या मारना चाहिए, m+n। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स का भी जब हम वैल्यू निकाल रहे थे तो वहाँ पे हम क्या देखें कि डेनोमिनेटर में हमारा क्या है m+n, और यहाँ पे भी हमारा क्या है डेनोमिनेटर में m+n। हम कह सकते हैं m+n जो है वो कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है फिर क्या, कॉमन शब्द का मतलब होता है जो दोनों में हो। जैसे मान के चलिए सपोज क्या होता है कि आप जानते होंगे उसको हम गे कहते हैं। गे बेसिकली क्या होता है, कॉमन होते हैं, ठीक है। मतलब उनमें कुछ क्वालिटी जो है वो बॉयज़ के भी होते हैं, कुछ क्वालिटी गर्ल्स के भी होते हैं, इसलिए उनको हम गे शब्द से पुकारते हैं, है ना। तो आपको कॉमन शब्द का मतलब ये डेली लाइफ से अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हमारा ये फॉर्मूला था my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, और x कोऑर्डिनेट के लिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। तो ये दोनों फॉर्मूला जो है उसको आप बेहतर तरीके से याद कर लें। ये था हमारा इंटरनल इंटरसेक्शन के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि इससे फॉर्मूला जो है वो एक्सटर्नल का क्या होगा, तो अभी फिलहाल केवल हम फॉर्मूला आपको बता देते हैं। जहाँ ऊपर में प्लस है, ये जहाँ ऊपर में प्लस है और ये प्लस है, इसमें साइन में केवल चेंजिंग आते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में और कंसेप्चुअली अगर अभी हम बता भी दें तो उससे फ़ायदा नहीं होने वाला। क्यों, आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न ही रह जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको एक्सटर्नल इंटरसेक्शन का एक्सप्लेनेशन बहुत बेस्ट से मिलेगा और कंसेप्चुअली मिलेगा। अभी हमें बता दें कि यहाँ माइनस कर दो तो आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसा लगे मैथमेटिक्स को रटवाया जा रहा है। और मेरा हमेशा ये मकसद है, बचपन से जब हम पढ़ते भी आ रहे हैं, मेरा हमेशा से ये ड्रीम होता है, किसी चीज़ को रटना जो है वो एक पाप करने के बराबर होता है। इसलिए आप किसी भी चीज़ को रटने की कोशिश नहीं करें, बल्कि उसको कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करें, वो आपको लॉन्ग टर्म तक दिमाग में बसा रहेगा। तो खैर अभी ये प्लस माइनस को हम छोड़ देते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटरनल इंटरसेक्शन का कंसेप्चुअली अभी हमारा कंसेप्ट आ चुका है। तो इस पे बहुत सारे अब क्वेश्चंस जो है वो मिलेंगे आपको, और इसका डेरिवेशन भी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे आपको कि इसका डेरिवेशन कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो तब तक के लिए हम आप लोगों से ये बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो हमारा इतना वीडियोस अभी तक आपको YouTube पे मिल रहे हैं वो सारे वीडियोस को देखें और कुछ सीखने का वहाँ से कोशिश करें। और एक और चीज़ कि हम बेसिकली एक टीचर्स का वीडियो देखें, वो मैथ्स पढ़ा रहे थे, तो वो मैथ्स के टीचर ये कहते हैं कि स्क्वायर रूट को आप याद कर लो। वो टीचर ऐसे कहते हैं कि स्क्वायर रूट को आप याद कर लो। ये बात जो है वो यहाँ पे लग गया कि स्क्वायर रूट एक ऐसा कॉमन चीज़ है जो सारे अच्छे टीचर्स आपको ट्रिक बता देते हैं कि उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो उस ट्रिक को भी 1 मिनट में हम आपको बता देते हैं, और टाइम देके 30 to 40 सेकेंड्स में आप किसी भी नंबर्स के जो है वो स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि वो जो नंबर है वो 2 डिजिट का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका भी हम लॉजिक बताएंगे। खैर पहले हम देख लेते हैं क्या होता है 2 डिजिट, इसलिए क्योंकि 1 डिजिट के बारे में तो हम जानते हैं बेसिकली कि याद ही होता है। 1 to 9 तक का जो स्क्वायर रूट है वो तो बेसिकली इनको याद ही होता है, और 10 to 99 के लिए ये फॉर्मूला जो है वैलिड है। हाँ, और उसके बाद जो है वो फॉर्मूला काम नहीं करते, ये 2 डिजिट के लिए ही केवल ये फॉर्मूला लागू होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ट्रिक बहुत सारे बच्चे को ये पता होते हैं बेसिकली, ट्रिक टू फाइंड स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। राइटिंग बेशक बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन समझने के लिए शायद काफ़ी है, ठीक है। तो क्या है हमारा ट्रिक टू फाइंड स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। स्क्वायर्स में जैसे आप चेक करोगे क्या होता है, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, हम किसी भी आप नंबर बोलो, जैसे 19 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर, या फिर आप 44 का स्क्वायर, आप किसी भी 87 का स्क्वायर, ठीक है, और 99 का स्क्वायर, ठीक है।
अगर इसका आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो देखिए क्या करने से आपको टाइम देके आपको टाइम दिख रहा है, ये 3 पे अभी सुई गई है और हम चेक करते हैं जैसे 19 के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट जो है उसको आप स्क्वायर करें तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 81 को आपको लिखना है 1 और जो 8 है उसको आपको कैरी रखना है, मतलब एक पॉइंट जगह पे आप रख दीजिए दूसरे जगह पे, मतलब एक झोला में डाल दीजिए तब तक के लिए। आप फिर क्या कीजिए, जो नंबर था उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 × 1 दैट इज 9, उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 18 जो वैल्यूज आया उसमें जो आप झोला में रखे थे उसको आप निकाल लीजिए, उसका काम है। तो 18 प्लस कितना था हमारा 8, तो 18 + 8 हमारा क्या होगा 26 को हम फिर क्या लिखेंगे 6, 26 को हम क्या लिखेंगे 6, हमारा वैल्यूज जो है वो कितना आ गया, वैल्यूज कितना हुआ 26 को हम क्या लिखेंगे 6, तो फिर झोला में आप डाल दीजिए कितना 2 को, हम 2 को जब वैल्यू डाल रहे हैं आप 1 का क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है 1 + 2 मतलब 3, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 19 का स्क्वायर जो है वो 361 आएगा। आप चेक एक बार कीजिए, 19 × 19 दैट इज 9 सॉरी यहाँ से 19 जा कितना होता है आप याद कीजिए, एक मिनट, ठीक है 19 जा कितना 171 और 19 जब आप करोगे 1 उसको ऐड करो कितना है 361, हाँ तो ये हमारा वैल्यूज कितना है 361 और इसका भी वैल्यूज कितना हुआ 361। अब दूसरे नंबर का आप चेक करो जैसे 26, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर मतलब फर्स्ट यूनिट डिजिट का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, अच्छा आंसर कितना में आ गया 1 मिनट से कम, खैर अभी तो हम समझाने के लिए बता रहे थे इसलिए 1 मिनट लग गया, लेकिन ऐसा है कि आपको 20 to 30 मिनट सेकेंड्स में ही इसके आंसर आ जाएंगे। जैसे 26 में क्या होगा, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर 36 को लिखेंगे 6, वैल्यूज क्या होगा हमारा 3 6 2 जा 12 × 2 मतलब 24 + 3 मतलब 27 मीन्स 7, 2 को झोला में फिर डालना है, 2 का स्क्वायर मतलब 4 में उस झोले से निकाल देना है 2 को, इसका मतलब 4 + 2 हम कह सकते हैं 6, तो ये जो वैल्यूज है वो हम कह सकते हैं 676, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं तो आपका आंसर यही आएगा। तो ऐसे करके आप किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर जो होते हैं उसको 30 सेकेंड्स के अंदर में स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। तो ये एक नया चीज़ हम आप लोगों को गिफ्ट दे दिए हैं, फ्री में तो सारे वीडियोज़ ही हमारे बन रहे हैं, ये जो है वो एक्स्ट्रा गिफ्ट मिला आपको, ठीक है। जैसे किसी बर्थडे में लोग जाते हैं तो ऐसा सोच के जाते हैं कि कोल्ड ड्रिंक मिलेगा और समोसा मिठाई मिलेगा, अगर वो इंसान आपको खाने के लिए भी अगर फिर से ऊपर से कह रहे हैं इसका मतलब वो आपको एक्स्ट्रा गिफ्ट दे रहे हैं। तो खैर ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला का फर्स्ट लेक्चर था। अब हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर, इंटरनल इंटरसेक्शन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे और कुछ जो है फिर हम आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग से हम अलविदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।